नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपलिसिटी एंड फाइनेंस में। आज फिर से मैं आ गया हूं आप लोगों के सामने कुछ ऐसी जानकारी लेकर जैसे कि अगर आप लोन के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं तो कैसे आप उस चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर निकल सकते हैं, आपके पास क्या टूल्स हैं। और सबसे बड़ी बात, अब बैंक आपसे ईएमआई मांगने से घबराएगा, इनफैक्ट डरेगा वो आपसे बुरी तरीके से। क्यों डरेगा, क्या बात है, सारी की सारी चर्चा मैं आपसे आज के वीडियो में करने वाला हूं। तो आपको करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से ये बैंक वाले आपसे डरेंगे अगर वो ईएमआई आपसे मांगते हैं तो। और ये दिन तो उनके लिए आना ही था। ये दिन उनके लिए इसलिए आने वाला था कि कोई कितना भी पाप करे, कोई कितना भी कुछ भी करे, एक दिन उस पाप का घड़ा तो भरता ही है और फिर फूट ही जाता है। क्या बात है, कैसे ये होगा, आज की वीडियो पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो उसकी बनती है ईएमआई, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, ईएमआई। और यह ईएमआई आपको देनी होती है। अब इस ईएमआई को जब बैंक आपसे मांगता है तो मांगने में वो डरेगा, ऐसा नहीं। अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं तो आप भी पैसे मांगेंगे, लेकिन वो डरेगा कब, इसकी बात मैं वीडियो में ही करने वाला हूँ। लेकिन पहले आपको मैं मोटे तौर पे ये समझा देता हूँ कि ईएमआई अगर बैंक ने बना रखी है, कागज के ऊपर सिग्नेचर कर रखा है, अगर आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री कर चुके हैं तो ऑब्वियसली वो ईएमआई आपसे मांगेंगे। और मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली वो ईएमआई आपके सेविंग्स अकाउंट से, आपके सैलरी अकाउंट से, जहां से भी आपने अपना ऑटो डेबिट ऑन करवा रखा, वहां से वो पैसे निकल कर आपके लेंडर, आपके क्रेडिटर, आपके बैंक जहां से आपने लोन ले रखा है या एनबीएफसी कंपनी के अकाउंट में चले जाएंगे। दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस, हाउ इट वर्क्स। इसी तरीके से होता है ना। और इसके बाद समस्या तब आती है जब आपकी वो ईएमआईज नहीं जाती है। जब ईएमआईज नहीं जाती है तो बैंक आपसे अब ईएमआई मांगने से डरेगा। कैसे डरेगा, देखिए, जब बैंक की ईएमआई नहीं जाती है तो बैंक कुछ समय तक इंतजार करता है। अलग अलग उनके टाइमलाइन हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो आपसे 2-4-5 दिन ने मांगे, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो 10-15 दिन ने मांगे, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो आपको सॉफ्ट रिमाइंडर्स भेजे। सॉफ्ट रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, आपको कोई एसएमएस भेज दिया, या फिर मान लीजिए कि कोई एक ऑटोमेटिक कॉल आ गई कि आपकी ईएमआई ओवर ड्यू है या ड्यू है या इस तारीख को लेनी है तो अपने अकाउंट में पैसे रखें। इस तरह के बहुत सारे सॉफ्ट रिमाइंडर्स आपके पास आए होंगे, ऑब्वियसली आए होंगे। और ऐसी कंडीशन में भी अगर आपकी ऐसी कंडीशन नहीं है कि आप उनके पैसे दे सके, अगर आपका बैंक अकाउंट खाली है, उसमें पैसे नहीं है, तो ऑब्वियसली सिस्टम जिस दिन उसको अटेम्प्ट करेगा उस दिन एक बाउंस हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं ईसीएस बाउंस। अगर आपने चेक दे रखा है तो वह अलग बात है, वो चेक को लगाएंगे कैश करवाने के लिए। अगर वो इन कैश नहीं होता है तो चेक बाउंस हो जाएगा। अगर आपने ऑटो डेबिट ऑन करवा रखा है तो ऑटो डेबिट बाउंस हो जाएगा। ये ऑटो डेबिट बाउंस होने के बाद जब वो ये देखेंगे काफी लंबा समय हो गया है, यानी कि 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, अभी भी ये पैसे नहीं आए हैं, तो इसके बाद आपके पास सॉफ्ट कॉल्स ही आएंगे, सर आपका पेमेंट नहीं आया है तो आप इसका पेमेंट करवा दीजिए। यानी कि अपने कॉल सेंटर से वो आपको कॉल करेंगे। ये भी होगा, ये भी होना ही होना है। और उसके बाद जब फिर भी आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपके पास हार्श कॉल आनी शुरू हो जाएगी, जहां डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, व्हाट्सएप नंबर पर आपको परेशान किया जाएगा। आपको कहा जाएगा कि मैं आपके घर पर आ रहा हूं, आपको बोला जाएगा कि पुलिस आने वाली है, हम एफआईआर कराने वाले हैं, हम आपके घर पर आने वाले हैं, हम आपके ऑफिस में जाने वाले हैं। ये जो भी नॉर्मल चीजें होती है वो सारी की सारी चीजें होंगी। अब ये आपसे डरेंगी कब, दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए कि बैंक हो चाहे एनबीएफसी कंपनी हो, वो आपसे तब डरते हैं जब वो कोई भी ऐसा काम करते हैं जो आरबीआई की पॉलिसीज के साथ कंप्लाई नहीं करता। Whenever a bank, an NBFC company
डज नॉट कंप्लाई विद आरबीआई गाइडलाइंस, दे बिकम स्कैर्ड। वो डर जाते हैं। आपको लेकिन उनको डराना होता है, आपको उनको बताना होता है कि वो गलत कर रहे हैं। उन्हें मालूम तो है ही, लेकिन आपको उनको बताना होता है, आपको उनको ये दिखाना होता है कि आप उन राइट्स को जानते हैं और आपको यहाँ पर कुछ सबूत इकट्ठे करने हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके पास कोई थ्रेटनिंग कॉल आई है, अगर मान लीजिए कि आपको कोई डरा रहा है, कोई धमका रहा है, आपको सारी की सारी उनकी कॉल्स को रिकॉर्ड करना है। अगर आपके घर पर कोई आ रहा है और वहां वो चिल्ला रहा है, तो वो भी आरबीआई के गाइडलाइन का उल्लंघन है, आपको उसकी भी रिकॉर्डिंग करनी है। अगर मान लीजिए कि कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर पर आ रहा है, तो उसके पास बैंक का एक आईडी कार्ड होना चाहिए या एनबीएफसी कंपनी का आईडी कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा उसके पास एक ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए। अगर वो ये सारी चीज़ें लेकर नहीं आ रहा है और इसके बाद आप पर चिल्ला रहा है, आपको कह रहा मैं देख लूँगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आपको इन सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग करनी है। और इन सारी चीज़ों को रिकॉर्डिंग करने के बाद आपको उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी को वो सारी की सारी चीज़ें भेज देनी है विद अ वार्निंग कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हो रही हैं, ये आरबीआई के गाइडलाइंस को ब्रीच करती है, उसको वायलेट करती है। और अगर आपकी ये प्रैक्टिस नहीं रुकी तो ध्यान रखिए कि मैं आपके ऊपर डिफेमेशन लॉसूट यानी कि मानहानि का दावा कर दूंगा, और वो भी अच्छा खासा 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख। बैंक एक तो आपसे पैसे निकलवा नहीं पा रहा है, दूसरा ये रिकवरी वाले उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां कर दी हैं जिससे कि आप उनके ऊपर एक और दावा ठोकने को मजबूर हैं। बैंक कभी भी आपसे एक लीगल बैटल नहीं चाहेगा, और वो भी उस फ्रंट पर जहां होनी नहीं चाहिए। बैंक आपके ऊपर केस कर दे, समझ में आता आपने पैसे लिए और नहीं दे रहे, लेकिन आप बैंक के ऊपर केस कर दे और उस केस को अगर आप विड्रॉ करने को तैयार न रहें, और अगर बैंक का रिप्रेजेंटेटिव वहां नहीं पहुंचा जिस दिन भी हियरिंग की डेट है, तो वैसे भी फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और अगर पहुंच गया तो भी आपके पास सबूत है। बैंक जब ये देखेगा कि इसे इतनी तकलीफ हुई है, साथ ही साथ बैंक अब डरेगा आपसे ईएमआई मांगने से। यही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, बैंक आपसे ईएमआई मांगने से अब डरेगा। उसके जो भी रिकवरी एजेंट्स है अब आपसे ईएमआई नहीं मांगेंगे जल्दी। और आप क्लियरली एक बात और लिख दीजिए कि जितनी भी कम्युनिकेशन हो अब आज के बाद से, दैट शुड बी इन राइटिंग। वो केवल आप लिखित में करेंगे, आप ईमेल करेंगे या बाय पोस्ट भेजेंगे या कोरियर भेजेंगे, लेकिन आज के बाद में कोई फोन कॉल नहीं चाहता, मैं कोई भी रिकवरी एजेंट की विजिट नहीं चाहता, क्योंकि ये रहे सबूत, आपने गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है। और अभी भी अगर आपकी ये प्रैक्टिस नहीं रुकी तो मैं मेरे लॉयर के थ्रू आपको एक नोटिस भिजवाऊंगा, मैं आपके ऊपर डिफेमेशन लॉसूट करने वाला हूं। रिमेंबर फ्रेंड्स, इसके बाद 99% पॉसिबिलिटी यही है कि वो जिस किसी भी कलेक्शन एजेंसी को आपका नंबर, आपकी डिटेल्स उन्होंने दे रखी है रिकवरी के लिए, वो वहां से रिकॉल कर ली जाएगी, वापस बुला ली जाएगी। और इसके बाद अब आपसे जो संपर्क करेंगे वो बैंक के ही रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, एंड वो भी बहुत ही पोलाइटली अब ये ईएमआईज उस तरीके से बिल्कुल नहीं मांग पाएंगे जिस तरीके से अब तक वो मांग रहे थे। डरेंगे, उनके भीतर एक डर बैठ जाएगा। वो डर तब बैठेगा जब आप अपने राइट्स को जानेंगे और उन्हें किस तरीके से सबक सिखाना है वो सही तरीका आप जानेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप उस तरीके को जान चुके हैं जिससे कि अब बैंक आपसे ईएमआई मांगने से भी डरेगा। और ध्यान रखिए, आपने ऐसा नहीं किया तो वो आपको जीना हराम कर देंगे। ठीक है, आपने पैसे लिए, अभी आपके पास पैसे नहीं, आपने कोई क्राइम नहीं कर दिया, आप कोई क्रिमिनल नहीं हो गए। पैसे नहीं होना क्राइम नहीं है। पैसे नहीं होने के बाद बैंक आपको इतने सारे ऑप्शंस देता है, रिस्ट्रक्चरिंग कर देता है, सेटलमेंट ऑफर कर देता है, क्योंकि ये कोई क्राइम नहीं है। पैसा अगर आप नहीं देते हैं तो एक सिविल केस बनता है, क्रिमिनल केस नहीं बनता है। और इसलिए अगर वो आपको डरा रहे, धमका रहे, तो अलाउ ही नहीं भाई, अलाउ है ही नहीं। अगर वो ऐसा करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो उम्मीद करता हूं अब बैंक आपसे ईएमआई मांगने से डरेगा अगर आपने सही ढंग से उन्हें यह बता दिया कि आप अपने राइट्स को जानते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी लोन से संबंधित समस्या है, अगर आपके ऊपर कोई केस हो गया है या होने वाला है, आर्बिट्रेशन का कोई नोटिस आ गया है, सेक्शन 25 ईसीएस बाउंस के ऊपर अगर आपका कोई केस हो गया है, 138 चेक बाउंस का कोई केस हो गया है, सरफेसी एक्ट के तहत कोई नोटिस आया है आपकी प्रॉपर्टी को लेने के लिए,
एनीथिंग, कोई रिकवरी एजेंट सिर के ऊपर चढ़कर ज़्यादा ही नाच रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि आपके वो रिलेटिव्स को परेशान कर रहा है, आपके फ्रेंड्स को परेशान कर रहा है, आपके कंपनी में जाकर आपके खिलाफ कुछ ऐसी बातें बोल रहा है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए, आपको डरा रहा है, आपको धमका रहा है, किसी भी तरीके की कोई भी समस्या अगर आपको है तो आप मुझसे वन ऑन वन कंसल्टेशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आपको हाई लिखकर भेजना है और इसके बाद आपके पास एक ऑटोमेटिक मैसेज आएगा। और ऑटोमेटिक मैसेज आने के बाद अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, जो स्टेप्स आपको मिलेंगे, तो जल्दी हम कॉल पर कनेक्ट होंगे और इसके बाद आपकी पूरी की पूरी समस्या सुनी जाएगी और उसका समाधान आपको दिया जाएगा। ध्यान रखिए दोस्तों, सेटलमेंट होता है, लेकिन ये सब होता किस तरीके से, ये जानकारी आपके पास होनी जरूरी है, नहीं तो ये आपको इतनी दूर ले जाएंगे ना दोस्त, बहुत परेशान हो जाओगे। इसलिए सही समय पर सही जानकारी अगर आपको मिल जाती है तो आप इन सारी चीजों से बच सकते हो, क्योंकि केस होने के बाद आपको फाइट करना है, उसका खर्चा, दूसरे सिटी में केस होता है, दूसरे सिटी में अगर केस होता है तो वहां पर आपको जाना, उसका खर्चा, वकील का खर्चा, ट्रैवलिंग का खर्चा, वहां रहने का खर्चा, बहुत अधिक समस्या होती है। इसलिए प्रिवेंशन इज मच बेटर देन क्योर। समस्या आए उससे पहले ही आप उसका समाधान कर लीजिए। कोई भी आर्बिट्रेशन का नोटिस आया, एनीथिंग रिलेटेड टू लोन, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको बता दो किस तरह की वीडियोस मैं बनाता रहता हूं, तो आपको करना क्या, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल बटन पर क्लिक कर देना है। इससे जब कभी भी कोई भी नया वीडियो पोस्ट किया जाएगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे जल्दी अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई अपने दोस्त को आज्ञा दीजिए। बाय बाय।